Hello everyone, welcome to Q Physics Academy. So, in the previous class में हम लोग IIT जैम 2026 का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक जो मैथमेटिकल वेक्टोरिकल आइडेंटिटी था सारे वेक्टर आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कशन किया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शंस का डाइवर्जेंस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के साथ उसका रिजल्ट एक्चुअली जो उस वेक्टोरिकल फंक्शंस का जो डाइवर्जेंस इट्स इक्वल टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन at what particular conditions we get that kind of relations we are actually discuss. Okay, and तो आज की जो क्लास है आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का जितना सारा वेक्टर रिलेटेड कोऑर्डिनेट रिलेटेड केस आपको डील करना होगा तब आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हो। तो इसीलिए ये वाला वीडियो भी बेसिक वीडियो है क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ एक स्टूडेंट को सब कुछ आता है। मैं ये सोच के नहीं इस क्लास में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं ये सोच के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक स्टूडेंट एकदम बेसिक से स्टार्ट करे और एडवांस तक उसका कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप करे। ओके, सो स्टार्ट करते आज का क्लास। सो आप लोग आपका पेन पेपर नोटबुक जिस तरह हम नोट बनाते हैं उस पर आप लोग नोट करने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही बेसिक वीडियो है बट आपका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये वाला वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, different types of coordinate systems. You know, there are three types of coordinate systems. One is Cartesian coordinate systems, second spherical polar coordinate system, third cylindrical coordinate systems. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इस 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग अच्छे से सीखेंगे कैसे एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज बेसिकली एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, दिस 3 आर द यूनिट वेक्टर्स। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशंस भी हम लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत ही बेसिक से बट वीडियो हम लोग बेसिक से स्टार्ट किया तो उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, these are the unit vectors of Cartesian coordinate systems and there are 3 mutually perpendicular vectors and it is an orthogonal coordinate systems. We know Cartesian coordinate systems is an orthogonal coordinate systems. Okay, let's take a note, it is an orthogonal कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो इसके लिए जो पोजीशंस वेक्टर्स होता है एक्चुअली पोजीशंस वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसके पोजीशंस वेक्टर को हम लोग
आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। पोजीशंस वेक्टर्स क्या होता है एक्चुअली, एक्स, बिकॉज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0, तो x माइनस 0 वाई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस 0 के कैप। सो इट इज एक्चुअली आता है x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। दिस इज अ पोजीशंस वेक्टर। और इसे वेक्टर का हम लोग अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए अब हम लोग क्या करने वाले इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन्स है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन्स है, इसमें एक चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं। लेट अस कंसीडर ए चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन्स, और इस ओरिजिन से, ठीक है, आर डिस्टेंस में पी पॉइंट जो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन करेंगे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल फॉर्म होगा उसको हम लोग, वो भी हम लोग जानते हैं, पर इसको जस्ट हम लोग रिकैप्चुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब, नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर्स, यही होता है, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब R कैप, ये होता है। अब हम लोग इसको एक्स वाई जेड पोजिशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर इसको लिखेंगे तो इसका रिजल्ट आने वाला है 4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड कुछ गलत दिखाए क्या हम लोग? यस, वे राइट रॉन्ग, सॉरी यार, सॉरी। लोग थोड़ा सा मिस्टेक किया इधर। 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब, Q अपॉन R क्यूब R वेक्टर्स। एक्चुअली ये कैसे आता है ये भी जानना जरूरी है। सो अगर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते, ठीक है, बेसिक से लिखते हैं, एकदम बेसिक से जाते हैं। 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन यही है R कैप, है ना, इसका डायरेक्शन R कैप एक्चुअली। सो अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर अपॉन R। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब R वेक्टर्स। सो फाइनली 1/4πε0 Q अपॉन x प्लस y प्लस जेड होल टू दी पावर 3/2 x आई कैप y जे कैप जेड के कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखा। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में लिमिट्स ऑफ एक्स वाई जेड एक्चुअली क्या होगा ये भी आपको जानना चाहिए।
लिमिट्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये भी आपको जानना चाहिए। लेंथ एलिमेंट क्या होगा, सरफेस एलिमेंट क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे लेंथ एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ एलिमेंट एक्चुअली क्या क्या होता है। डी एल एक्स वैक्टर्स एक्स डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट टी एक्स आई कैप। डी वाई एल वाई वैक्टर्स, दैट इज नथिंग बट डी वाई जे कैप। टी एल जेड वैक्टर्स, so that is equals to tz k cap vectors. These are the length element. Okay, so and combine these three and we get dr vectors equals to dlx vectors plus dlz vectors plus ly vectors. So that is equals to dx I cap, dy j cap, dz k cap. So dr vector is nothing but that. Okay, you already know that. Next हम लोग जो कैलकुलेशन करने वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एलिमेंट्स। सरफेस एलिमेंट के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। सरफेस एलिमेंट क्या क्या है। सरफेस एलिमेंट तो फर्स्ट जो आता है एक्स डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट डी एस एक्स, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट वेक्टर्स, सरफेस एलिमेंट वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शंस का वेक्टर्स, इसका मतलब एक्स डायरेक्शंस का यूनिट वेक्टर, इसका मतलब होगा डी एल वाई वेक्टर्स डी एल जेड वेक्टर्स, so that is equals to dy j cap into dz k cap, so that is equals to dy dz j cross k. So okay, that is equals to dy dz x k. So surface element along x-axis, x-axis surface element. Okay, so for flux calculations don't product, so this is equal surface element का हम लोग जो एक्सप्रेशंस लिखा है आपको याद रखना चाहिए। सरफेस एलिमेंट for only x cap directions, surface element vectors. Similarly हम लोग देखेंगे s y vectors, so that is equals to actually del lz cross del l x vectors, so that is equals to dx dz y cap del sz vectors equals to lx vector cross ly vectors, so dx dy z cap. So these are the surface elements. Okay, these three are very very important. Okay, ये जो हम लोग यहाँ पे जो बेसिक को सीख रहे हैं, इस बेसिक को हम लोग स्पेरिकल में यूज करेंगे, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल में यूज करेंगे। तो जो एक्चुअली ये जो अभी जो सीख रहे हैं ना, ये able concept, this concept are not used too much. Okay, but इसी concept को यूज करके जो स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग सरफेस एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट को डील करेंगे ना, सरफेस एलिमेंट वेक्टर एक्स डायरेक्शंस, वॉल्यूम एलिमेंट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शंस, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल में वो काम आने वाला है, ठीक है।
उसके ऊपर बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। कुछ टाइम होता है लोग सरफेस एलिमेंट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको याद नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है, आप एक बार से अच्छे से डील करना सीख जाओगे, कैसे उसका फॉर्मूला आ रहा है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तब कर सकते हो। तो अल्टीमेट याद करने के लिए भी तुमको इसको प्रोसेस के थ्रू जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। तुमको फर्स्ट देख के लग सकता है सर अपना बेसिक वीडियो क्यों दे रहे हो, है ना। ये ऐसी वीडियो चाहिए क्योंकि मैं एग्जाम का वीडियोस है, जो बीएससी का स्टूडेंट है, हर किसी का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है, सबका कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है, और सब लोग सेम बैकग्राउंड से आते नहीं हैं। तो किसी का हक है अच्छे से नॉलेज को ग्रैब करना। तो इसीलिए इस सारे वीडियोस को मैंने ऐसे नोट्स को ऐसे तैयार किया जैसे हर एक स्टूडेंट अच्छे से सीख सके और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सके और आगे पढ़ने के लिए उसको इंटरेस्ट ग्रो हो सके। इसीलिए ऐसा नहीं सिर्फ ओनली एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जैसे तैसे एग्ज़ाम क्रैक हो गया और आगे जाके मुझे हम लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट फिर से डिक्रीज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो एक फाउंडेशन अगर एक बार बिल्डअप हो गया, आप आगे आगे आने वाला जितना भी आपके पास रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उन सारे रेजिस्टेंस को आप तोड़ के आगे जा सकते हो। तो फाउंडेशंस बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फाउंडेशंस बिल्डिंग के ऊपर फोकस करिए, एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर। ओके, वॉल्यूम एलिमेंट एक्चुअली क्या, we are already know the volume element expressions from the vector identity, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट। इट इज एक्चुअली a scalar okay। So actually what kind of scalar, it is a scalar quantity, but it is what kind of scalar, it is pseudo scalar or simple scalar, right? What kind of scalar, that is very important, but try to understand what is pseudo scalar. First of all, try to understand pseudo scalar। ये क्या है, पहले अगर आपको pseudo scalar के बारे में होना चाहिए ना, मतलब स्केलर which changes its signs under the inversions of coordinates, under the inversion of coordinates, okay। तो which scalar does not changing their sign under the parity inversions or coordinate inversions, they are called simple scalar। मतलब उसका साइन चेंज नहीं होता। और कुछ स्केलर का साइन चेंज होता है अंडर द inversion of coordinate or under the inversions of parity। तो it's same inversion of coordinate, x replaced by minus x, y replaced by minus y, z replaced by minus z, देन उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का साइन पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, देन उसको हम लोग सीरो स्केलर बोलने वाले। और अगर स्केलर का सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया, इन्वर्सन्स किया कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तब भी उस वेक्टर का वैल्यू साइन चेंज नहीं हो रहा है, देन उसको हम लोग सिंपल स्केलर बोलने वाले हैं। तो pseudo scalar is means a scalar which changes sign under
which changes signs under inversion of coordinate inversion of coordinate system or pseudo scalar or simple scalar में क्या होता है? स्केलर which does not change sign, okay, which does not change sign under coordinate inversions, same parity inversion or under parity inversions, okay, parity or coordinate inversions ओके, डज नॉट चेंज साइन अंडर द पैरिटी और कोऑर्डिनेट इन्वर्शंस। तो एक बेसिक डेफिनेशन से, तो इस वॉल्यूम को हम लोग, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में अगर तुम साइन चेंज करोगे, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, अंडर द पैरिटी इन्वर्शंस। देखो वॉल्यूम में अगर आप अंडर द पैरिटी इन्वर्शंस करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली दिस आर द वेक्टर्स। इन्वर्सन ऑफ कोऑर्डिनेट, तुम कोऑर्डिनेट को अगर इन्वर्सन कोऑर्डिनेट इन्वर्सन्स करोगे तो इसमें ए बी सी के साइन का, ए बी सी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ए बी सी का साइन चेंज हो गया तो वॉल्यूम का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज एन स्यूडो स्केलर, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। सो अंडर पैरिटी इन्वर्सन्स of A vectors, B vector, C vectors changes sign। तो A B वेक्टर C वेक्टर का साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब सो वॉल्यूम इज एन स्यूडो स्केलर। ओके, बी केयरफुल, वॉल्यूम इज स्यूडो स्केलर। अभी हम लोग देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट केस, वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में क्या होगा। तो मान लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है डी बी, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एल एक्स वैक्टर डॉट डेल एल वाई वैक्टर क्रॉस डेल एल जेड वैक्टर। सो इट्स अ स्केलर, so it means dx I cap dot dy j cap dz k cap, so that is equals to dx dy dz. Since Cartesian coordinate system, the volume element is dx dy dz. ओके, इतना तक हम लोग अच्छे से जानते हैं। बट अभी हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से जानेंगे। तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी देखो कितने इंटरेस्ट, मज़ा आने वाले। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मान लो एक स्फीयर है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से देखेंगे। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
जेड एक्सिस। एक प्लेन तो होना चाहिए एक्स वाई प्लेन, अच्छे से समझने के लिए एक्स वाई प्लेन है ये। अब हम लोग जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको देखते हैं अच्छे से। तो मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट्स है, मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे आर थीटा फाई, दैट इज एक्चुअली स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई। आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर एक्चुअली क्या है, जो आर वेक्टर्स है ये एक्चुअली क्या है, इज ए रेडियल वेक्टर, ओके, इज ए रेडियल वेक्टर radial vector. It is always measured from the center, please remember it is always measured from the center of sphere, center of sphere, and it will be same for all directions, please remember it will be same for all directions, okay। this is the radial vectors। next हम लोग लेने वाले हैं थीटा। थीटा theta is the angle between r vectors and z cap। तो so theta, this is the angle, and phi is angle between okay, let's, what is the phi? so first of all समझते हैं phi क्या है ना, phi को भी समझना जरूरी है, ठीक है। phi को समझते हैं आराम से। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक प्रोजेक्शन ले लो एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो हम लोग इस प्लेन के ऊपर एक प्रोजेक्शन लिया, सेंटर से इस प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। अगर इस आर, ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन का डिस्टेंस एक्चुअली क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, एग्जैक्टली आर साइन थीटा, आर साइन थीटा बराबर है। तो यहाँ पे जो फाई है दिस इज द एंगल बिटवीन आर साइन थीटा एंड एक्स एक्सिस, तो फाई एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हियर द रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, ओके ओके। तो अगर आपको समझना है इसको आराम से, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए मैंने एक तरह का एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा सारी चीज़। यस, मान लो एक पार्टिकल्स है जो ओरिजिन में है, एक पार्टिकल है, एक बॉल है यहाँ पे था, और इस पार्टिकल और इस बॉल है, इस बॉल ने क्या किया, एक रोटेशन एक्स एक्सिस में लिया और देन ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में
उसका रोटेशंस एंगल कितना था, एक कंप्लीट रोटेशन किया देन ऊपर की तरफ किया, एक कंप्लीट रोटेशंस किया देन ऊपर की तरफ किया। तो जो एक्स वाई प्लेन में जो रोटेशंस हो रहा है उसी को हम लोग फाई से एक्चुअली डिनोट करने वाले, फाई से एक्चुअली हम लोग डिनोट करने वाले, राइट। फाई से हम लोग एक्चुअली उसको डिनोट करने वाले। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई जो है वो एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा जो है ना, थीटा का एक्चुअली एक रोटेशन नहीं, वो एंगल रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, कितना एंगल में उस पार्टिकल के पोजीशन से। थीटा जो एंगल है ना वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच एंगल ऑफ जेड एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के उतना एंगल कितने एंगल में पार्टिकल का पोजीशन से, ठीक है। मान लो पार्टिकल जो यहाँ पे मैंने एक बॉल के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे ये वाला बॉल एक्स वाई प्लेन में एक एंगल रोटेट किया, एक वन टाइम्स रोटेट किया, और रोटेट करके पार्टिकल क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस अभी कितने एंगल में है, तो इसको समझने के लिए आपको जेड एक्सिस के हिसाब से मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो इस तरह का एक मेजरमेंट जब आएगा तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा क्या है, फाई क्या है, थीटा मेजरमेंट ऑलवेज मेजर फ्रॉम जेड एक्सिस, फाई ऑलवेज मेजर इन एक्स वाई प्लेन। Okay, so phi is the angle between r sin theta and x axis. Okay, so now इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग इसका रिलेशन एक्स वाई जेड के साथ कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो फ्रॉम दिस फिगर जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ऑब्वियसली एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में देखिए आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स डायरेक्शन में आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा का जेड, अभी जेड ये जो आर कैप वेक्टर्स था, ठीक है, आर कैप वेक्टर का टू कंपोनेंट है, एक आर साइन थीटा एक आर कॉस थीटा, ठीक है। तो जो आर साइन थीटा इधर आर साइन थीटा कंपोनेंट एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन में है, और एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज जेड। अभी देखा जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है उस पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, वो फिर से रिजॉल्व होगा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके लिए इस वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, आर साइन थीटा रिजॉल्व इन वाई डायरेक्शन बाय एन एंगल साइन फाई, एक्स डायरेक्शंस के लिए क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके, आर साइन थीटा कॉस फाई। सो बेसिकली एक्स इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, ओके। सो बी केयरफुल। तो इसके लिए पोजीशंस वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, दैट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, आर कॉस थीटा के कैप, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बी केयरफुल ब्रो, एक एक चीज़ को आपको आराम से समझ आएगा जाएगा। इसमें थीटा आर फाई इसका लिमिट क्या होगा, देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। लिमिट, ठीक है, जो आर वेक्टर्स
इसका जो मैग्नीट्यूड आर का जो मैग्नीट्यूड का लिमिट होता है 0 to इन्फिनिटी। अगर आर का वैल्यू इन्फिनिटी एक स्फीयर के लिए किया तो आर टू नॉट इन्फिनिटी, एग्जैक्टली नॉट इन्फिनिटी, आर टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ये सही होगा, आर टू रेडियस ऑफ स्फीयर, सेंटर से स्फीयर का रेडियस इतना तक ही होगा, स्फीयर का रेडियस जितना होगा इतना। अभी देखना है थीटा, देखिए थीटा को समझने के लिए मैंने एक वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा वाला लाई करता है, तो इसका मैक्सिमम जो एंगल्स होगा, ठीक है, मान लो पार्टिकल का पोजीशंस यहाँ पे है, 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 पार्टिकल का पोजीशंस यहाँ पे। तो पार्टिकल का पोजीशंस इस पर्टिकुलर लिमिट से इस पर्टिकुलर लिमिट, इस पर्टिकुलर लिमिट से इस पर्टिकुलर लिमिट, इसके अंदर ही है, ठीक है, इसके अंदर ही पार्टिकल का लिमिट। थीटा का रिप्रेजेंटेशन यही है, थीटा का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली यही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 से लेके पाई, यस और नो, 0 से लेके पाई, थीटा का रिप्रेजेंटेशन से पता लग रहा है। तो थीटा का वैल्यू जो होगा 0 से लेके पाई तक, थीटा का लिमिट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अगर आपको देखना है फाई का लिमिट, फाई में क्या होता है, मैं फिर से इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक फुल स्फीयर लिया, उसमें एक XY प्लेन ड्रा कर लो, इसी XY प्लेन में, ठीक है, इसी XY प्लेन में फाई का रोटेशंस होगा, एक्चुअली फाई का रोटेशंस इसमें होगा। तो फाई का रोटेशन जो होगा XY प्लेन, एक प्लेन में रोटेशंस होगा, फुल एक कंप्लीट रोटेशंस, कंप्लीट सर्किल के बराबर एक रोटेशंस होगा फाई का रोटेशंस। फाई का जो एंगल का चेंज, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल में जितना एंगल होता है कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कल में उसी रेंज का होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके उतने होने चाहिए। तो सर्कल में 360 डिग्री एंगल क्रिएट होता है राइट सेंटर में। तो फाई का जो रेंज होगा 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपको याद रखना है आराम से। आई थिंक यू क्लियर दैट। अगर आप इस फुल टोटल केस हम लोग देखा फॉर फुल स्फीयर के लिए, ठीक है, अभी हम लोग हेमिस्फीयर और 1/4 स्फीयर, सो दोनों के लिए देखेंगे। जब हेमिस्फीयर 1/4 स्फीयर के लिए आएंगे ना, ठीक है, ये भी फुल स्फीयर के लिए था, डोंट कंफ्यूज, ये फुल स्फीयर के नहीं था, हेमिस्फीयर के लिए था, नहीं, फुल स्फीयर के लिए था। मैंने जो लिमिट अभी थीटा और फाई का वैल्यू लिखा सारे फुल स्फीयर के लिए। अभी हम लोग देखेंगे वाले हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, हम लोग जैसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू सेम रहने वाला है, आर का लिमिट सेम ही होगा, स्फीयर का लिमिट थीटा, इसका जो लिमिट होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 से लेके π/2, फाई का भी सेम रहने वाला है, 0 से लेके 2 पाई तक, वो तो XY प्लेन में ही होगा। तो हेमिस्फीयर के लिए थीटा का लिमिट π/2, फुल स्फीयर के लिए थीटा का लिमिट 0 से लेके पाई,
एक एक चीज़ को आपको अच्छे से डील करो। 1/4 स्फीयर, और हम लोग थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड केस में जाते फॉर 1/4 स्फीयर। ठीक है, क्या हो सकता है 1/4 स्फीयर के लिए, बता दो। तो हम लोग एक फुल स्फीयर ड्रॉ करते हैं, उसमें 1/4 स्फीयर को अच्छे से देखते हैं, यही है ना। यही तो है, ये वाला पार्ट हम लोगों को देखना है। इस पार्ट को देखना है, जस्ट ओनली इस पार्ट को देखना है हम लोगों को। तो थीटा का लिमिट क्या हो सकता है, 0 से लेके π/2 ही हो सकता है, राइट। बट इसमें फाई का वैल्यू चेंज हो रहा है, आराम से देखोगे तो फाई का वैल्यू चेंज हो रहा है कम्प्लीटली। एक कंप्लीट सर्किल जैसा रोटेशन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, 1/4 स्फीयर के लिए। तो आर का जो लिमिट है वो तो सेम ही रहने वाला है, थीटा का जो लिमिट है 0 से लेके π/2 होगा, फाई का जो लिमिट है 0 से लेके पाई तक होगा। प्लीज़ रिमेंबर फॉर 1/4 स्फीयर के लिए, ठीक है। इस तरह का आपको एक डायग्राम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा बाद में, जब हम लोग इतना सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइम थीटा का लिमिट फाई का लिमिट आपको पुट करना होगा। जनरली इस 3 केस के लिए प्रॉब्लम्स आता है जैम के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है जैम में, तो कंफ्यूज मत हो। इस 3 टाइप को फुल स्फीयर, हेमिस्फीयर और 1/4 स्फीयर, अगर इसको आप अच्छे से समझ जाओगे तो थीटा का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू क्या है, आर का लिमिट तो ऑलरेडी आपको पता लग गया होगा, तो आप अच्छे से डील कर लोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेंथ एलिमेंट क्या होता है। स्पेरिकल पोलर हम लोग अभी जितना सारा देखा, पोजीशंस वेक्टर देखा, उसमें थीटा आर थीटा फाई का लिमिट देखा, ठीक है। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना लेंथ एलिमेंट कैलकुलेट किया था, इसमें भी लेंथ एलिमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेंथ एलिमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट। इस लेंथ एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट, इस 3 एलिमेंट में स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लेंथ एलिमेंट, सो हम लोग देखने वाले डेल आर पे, आर डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या होगा, dr r कैप, ठीक है, dr r कैप। ओके, ये जो आर कैप, ये जो आर कैप है ना, आर कैप, इसका डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स और होता है कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन्स। तो अब एक स्फीयर को देख लो, इसमें यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में, इसी को हम लोग आर कैप बोल रहे हैं। इसका डायरेक्शन अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन से और टुवर्ड्स द ओरिजिन हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता है इस आर कैप का डायरेक्शन फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो आर कैप का एक्चुअली इसका डायरेक्शन हो सकता है प्लस आर कैप, प्लस आर कैप होगा गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन्स। ओके, और माइनस आर कैप कब होगा, कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन्स। टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इससे आपको पता लग गया होगा वेक्टर का डायरेक्शन एक्चुअली क्या होगा। इट्स ओके, दिस इज वेरी इजी। बट एल थीटा और
डी एल फाई का क्या होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डी याद तो वेरी इजी है, डी एल थीटा वेक्टर्स। इसको समझना है भाई आराम से, उसी को आराम से समझना होगा। कैसे समझते हैं देखो, तो हम लोग ले लेते हैं जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ ही इसको हम लोग रिलेट करेंगे, है ना, अच्छे से समझेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो मान लेते हैं ये है, तो दिस इज ओरिजिन, है ना। तो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है, थीटा एंगल थीटा पोजीशंस में है। ओके, नेक्स्ट पार्टिकल का पोजीशन थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट किया, डी थीटा एंगल चेंज किया, तो यहाँ पे आया है। तो यहाँ से डी थीटा एंगल चेंज किया, और ये क्या था, आर था, है ना। तो इसका चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, इसका चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो आर्क का वैल्यू है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा एंगल का, थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डी थीटा चेंज करने से, वो एक्चुअली हो रहा है यहाँ से आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन से इसको हम लोग बोलते हैं थीटा कैप, इस डायरेक्शन में हो रहा है। और डायरेक्शन देखिए ऑलवेज क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन इसका ऑलवेज क्लॉकवाइज, प्लीज़ रिमेंबर, चीज़ को आराम से समझिए। पहले थीटा एंगल में था, उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया डी थीटा, तो टोटल एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग थीटा डायरेक्शंस क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली आर डी थीटा थीटा के। और इसमें एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये थीटा है, डायरेक्शन ऑफ चेंज क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, डायरेक्शन ऑफ चेंज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ चेंज क्लॉकवाइज होता है, ओके। इसी में और एक है DL फाई वेक्टर्स, उसका भी कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। हम लोग इसी पर्टिकुलर डायग्राम इसको समझते हैं, इसी पर्टिकुलर डायग्राम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यह फाई एंगल में है, यहाँ पे था, दैट इज फाई, ठीक है। तो थोड़ा सा फाई एंगल चेंज किया, है ना, आर साइन थीटा है, चेंज हम लोग लेंथ सेम ही है, थोड़ा सा चेंज किया डी फाई, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिए आराम से इसका चेंज हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में हो रहा है फाई कैप। तो पोजीशंस ऑफ दिस फाई एंगल कितना हो रहा है, आर, ए वाला वैल्यू था आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा डी फाई, इतना चेंज हो रहा है ना, इतना चेंज हो रहा है। तो इसका वैल्यू होगा आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ओके। इसमें भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन चेंज एंटी क्लॉकवाइज, चेंज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो आराम से एक एक चीज़ कैसे हम लोग देखिए, डी एल थीटा, डी
एल आर, डी एल थीटा, डी एल फाई को हम लोग लिखा लेंथ एलिमेंट, एलोंग थीटा कैप, एलोंग फाई कैप, एलोंग आर कैप। ओके, अब इस लेंथ एलिमेंट मिल गया जिससे हम लोग सरफेस एलिमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? यस, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेंथ एलिमेंट, इस 3 लेंथ एलिमेंट को आप अच्छे से, डी एल आर क्या है, डी एल थीटा क्या है, डी एल फाई क्या है, इस 3 सरफेस एलिमेंट को आपको अच्छे से जानना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बेसिक से लेके एकदम क्लीन फॉर्म में इसको जस्ट यहाँ पे मेंशन डिस्क्राइब किया, राइट। नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग सरफेस एलिमेंट। ओके, सरफेस एलिमेंट, यहाँ पे 3 सरफेस है। सरफेस कितना है पहले उसको देखो। एक आर थीटा सरफेस है, एक थीटा फाई सरफेस है, और एक आर फाई सरफेस है। ठीक है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्चुअली, आर थीटा, थीटा फाई, आर फाई, 3 सरफेस है। यस, ओके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। मान लो डी एस आर, ये एक्चुअली क्या है पहले इसको देखो। सरफेस which does not change in R, surface which does not change in R, DSR, इसका मतलब surface which does not change in R, R will fixed, इसका मतलब R फिक्स होगा इसमें, आर फिक्स है इसमें। ठीक है, मतलब आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसा है। तो इस केस के लिए सरफेस एरिया क्या होगा? डी एस आर का मतलब एक्चुअली क्या होता है? इसका मतलब जो होता है आउटर स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, आउटर स्पेरिकल सरफेस, इसका मतलब तब समझते हो आउटर स्पेरिकल सरफेस। तो डी एस आर वेक्टर्स इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होगा बता दो, क्या हो सकता है? सरफेस एरिया एक्चुअली क्या होता है? 4πr² होता है ना। तब आराम से देखोगे जो 4πr², ये कहाँ से आता है एक्चुअली? तो इस r² का कांस्टेंट मान लो, ठीक है। ये 4π एक्चुअली कहाँ से आता है? 4π आने के लिए वो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशंस थीटा 0 to π साइन थीटा डी थीटा 0 to 2π डी फाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से आपको 2π मिल जाता है, यहाँ से आपको 2 मिल जाता है, तो 4πr² मिल रहा है ना। एक स्फीयर का स्फेरिकल सरफेस जो सरफेस एरिया होता है, तो दिस इज द एक्चुअली सरफेस एरिया एलिमेंट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्फेरिकल सरफेस, आउटर स्फेरिकल सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है ओके r² साइन थीटा टी थीटा डी फाई, इसका डायरेक्शंस ऑलवेज आर कैप होगा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ कॉलेज 4π देगा, डी एस आर।
तो सरफेस एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट, ठीक है। इसको आप आराम से सीखना चाहिए। DSR along arcap directions, सरफेस एलिमेंट आपको लेना है। तो आउटर सरफेस एलिमेंट क्या होगा? हमने वो मतलब आप एक स्फीयर तो लिए हो, है ना, आप यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट चूज किया, दिस इज द सरफेस एलिमेंट। यहाँ पे आप आर फिक्स होता है ना, यहाँ पे तो आर फिक्स होता है ना। इस जो सरफेस एलिमेंट लिया दिस इज कॉल्ड DSR। तो इसका वैल्यू एक्चुअली ये होता है, दिस इज द सरफेस एलिमेंट फॉर स्फीयर, so surface elements for sphere, just be careful. Okay, I think you understand. नेक्स्ट बात करते हैं DS थीटा, ये क्या है? सरफेस पर थीटा विल नॉट चेंज। ओके, सरफेस थीटा विल नॉट चेंज। तो थीटा जिसमें चेंज नहीं होता है उसमें सरफेस थीटा चेंज नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल अच्छे से जानना चाहिए ना। 2 डायमेंशन वर्सन ऑफ स्फीयर, तो इसमें क्या 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 लेना पड़ता है एक्चुअली? 2 डायमेंशन वर्सन ऑफ स्फीयर, मतलब क्या क्या है इसके अंदर? क्या क्या आता है? डिस्क आता है, जिसमें सरफेस एलिमेंट लेना है तो थीटा इंडिपेंडेंट वाला पार्ट, ए वाला एलिमेंट लेना है आपको। आई थिंक यू क्लियर। डिस्क के लिए आपको सरफेस एलिमेंट लेना होगा, तब कोई सरफेस एलिमेंट को लेना है। आई थिंक यू क्लियर है ना? यस, ओके। तो इसमें कोई थीटा वाला DL थीटा वाला पार्ट इसमें नहीं आने वाला है, राइट? आई थिंक यू राइट। एक्चुअली देखो ए वाला जो टर्म है ना, एक्चुअली ये वाला टर्म कहाँ से आया है? TL थीटा वेक्टर क्रॉस TL फाई वेक्टर, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशंस करने से आया है। जैसे सरफेस एलिमेंट होता है भाई, तो इसमें थीटा कांस्टेंट है, तो 2 डायमेंशनल वर्सन ऑफ स्फीयर डिस्क के लिए हम लोग सरफेस एलिमेंट लेते हैं। तो ओके, इसके लिए हम लोग सरफेस एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो ओके, DL R नोट ऐसे नहीं होगा, DL फाई क्रॉस DL R वेक्टर्स। DL फाई क्या था? R साइन थीटा T फाई, फाई क्या? क्रॉस R T थीटा क्रॉस R D थीटा, आर कैप। ऐसा था ना? यस, ऐसा था। तो इसका मतलब R स्क्वायर TR साइन थीटा, नो डी नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई क्या गड़बड़ हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है।
सॉरी एक बार देखते आराम से, रुको, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। एक सेकेंड सॉरी। यस ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसको आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें इतना प्रॉब्लम होता है, तुम इतना गड़बड़ होता है ना, सोच नहीं सकते। ओके, तो डिस्क के लिए जो सरफेस एलिमेंट होता है वो होता है एक्चुअली आर साइन थीटा टी आर। यस डिस्क था ना, आर साइन थीटा डी आर, क्योंकि उसमें तो आर साइन थीटा डी आर डी फाइव थीटा के, आर साइन थीटा डी आर डी फाइव थीटा के फॉर डिस्क के लिए सरफेस एलिमेंट। बट इसमें क्या होता है, फॉर डिस्क थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर डिस्क, ठीक है। तो आर साइन 90 डिग्री टी आर डी फाइव थीटा के, तो आर डी आर डी फाइव थीटा के। तो सरफेस एलिमेंट फॉर डिस्क, डिस्क के लिए आपको सरफेस एलिमेंट लेना है तो ऐसे लेना होगा, आर डी आर डी फाइव थीटा कैप। ठीक है, और डी एस फाइव वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। स्फीयर का वाला, स्फीयर और डिस्क दोनों के लिए को सरफेस एलिमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दोनों सरफेस एलिमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए फॉर स्फीयर और डिस्क। स्फीयर के लिए आपको सरफेस एलिमेंट लेना है तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर कैप ले लीजिए। डिस्क के लिए क्या लेना होगा, आर डी आर डी फाइव थीटा कैप। ओके, थीटा कैप प्लीज रिमेंबर, थीटा कैप का डायरेक्शन में होता है ना, थीटा कैप का डायरेक्शन में होता है, इसको आपको अच्छे से जानना चाहिए। थीटा कैप का डायरेक्शन में होता है डिस्क के लिए। आई थिंक यू क्लियर। नेक्स्ट हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। और स्फीयर वॉल्यूम एलिमेंट डीवी क्या होता है, डी एल आर डॉट टी एल थीटा क्रॉस टी एल फाइव, so that is equals to r dr r cap dot r नॉट आर, यहाँ पे आर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ओनली डी आर कैप था ना। ओहो, मैंने ना इधर कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए ना प्रॉब्लम। ये जो फॉर्मूला आया था मैंने सही लिखा था, इधर मैंने सही लिखा था, मैंने कुछ फॉर्मूला गड़बड़ लिखा था। मतलब इसको समझने के लिए आपको ऐसा था ना, डी एस थीटा वेक्टर्स इक्वल्स टू डी एल फाइव वेक्टर्स क्रॉस डी एल आर वेक्टर्स, राइट। डी एल फाइव डी आर साइन थीटा डी फाइव कैप क्रॉस डी आर कैप, ऐसा था। ओह सॉरी, मैंने फॉर्मूला एक्चुअली आर टी आर लिख दिया था, सॉरी सिली मिस्टेक हो गया था मेरा। तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा आर साइन थीटा
टी फाई टी आर फाई कैप क्रॉस आर कैप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें प्रूफ तो मैंने सही लगा रहा, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, कुछ मिस्टेक किया गया, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट एक बार जान लो आराम से। आर साइन थीटा डी फाई टी आर थीटा के, तो अब साइन इसका वैल्यू ये ऐसे आ रहा है टॉइडिस के लिए। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे लिखने के टाइम मुझे याद आया, गलत लिखा मैंने, डी आर होगा ओनली, आर कैप यहाँ पे आता है आर साइन थीटा आर डी थीटा, ओनली आर डी थीटा, राइट। यहाँ पे होता है ओनली आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ऐसा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आर स्क्वायर ठीक है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, यही तो हो रहा है। तो वॉल्यूम एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस वॉल्यूम एलिमेंट्स प्रॉपरली। डी वी का वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई डी आर। ओके ओके, तो आज का वीडियो इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, देन स्फेरिकल पोलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें बहुत कुछ कैलकुलेशंस वगैरह है, जिस कैलकुलेशंस को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, है ना। तो सारे कैलकुलेशन को आपको 1 बाय 1 सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। तो अब आज हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और वॉल्यूम कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो बेसिक पार्ट है, उस बेसिक पार्ट को हम लोग कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे जो जैम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे लेक्चर्स में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप लोग वेट करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।